हाँ तो स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग अगेन। आज हम लोग फिर से एक बार पॉलिटिकल पार्टी वाले चैप्टर पॉलिटिकल साइंस में क्लास 10 के लिए पॉलिटिकल पार्टी जो चैप्टर नंबर 6 है जिसका सेकेंड लेक्चर आज हम शुरू करेंगे। इसमें आपको बताएंगे कि पॉलिटिकल पार्टी क्या होता है, जो ऑलरेडी आप लोग जान ही चुके हैं। अब आपको जानना है कि पॉलिटिकल पार्टी कितने तरह के होते हैं, what types of political party here, and especially in our country पॉलिटिकल पार्टी कितने तरह के हैं। ये तो हम लोग देख चुके हैं पिछले लेक्चर में कि पॉलिटिकल पार्टी भी जैसे कि सिंगल पार्टी सिस्टम, टू पार्टी सिस्टम, ये सब हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। तो अब हम देखेंगे कि पॉलिटिकल पार्टी कितने तरह के होते हैं। तो अब जरा इससे आगे हम चलते हैं इसी चैप्टर की ओर। इस पॉलिटिकल पार्टी को नॉर्मली हम दो तरह से डिवाइड करते हैं। पहला है नेशनल पॉलिटिकल पार्टी और दूसरा है स्टेट पॉलिटिकल पार्टी। तो पहले हम नेशनल पॉलिटिकल पार्टी की ओर ही चलेंगे कि ये क्या होता है और इसकी क्या भूमिका होती है, क्या रोल करता है। तो पहले हम नेशनल पॉलिटिकल पार्टी की ओर ही चलते हैं, ये क्या होता है। तो डेमोक्रेसी, जैसा कि आप जानते हैं कि डेमोक्रेसी दैट फॉलो द फेडरल सिस्टम ऑल ओवर द वर्ल्ड हैड 2 काइंड्स ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी. Political party that are present only one of the federal unit and the political party that are present in several or all units of the federalism. अब यहाँ देखिए कि पॉलिटिकल पार्टी में दो तरह के, एक वो पॉलिटिकल पार्टी होता है जो सेंट्रल यूनिट में होता है। वैसे यहाँ बताया जा रहा है कि एक है द पॉलिटिकल पार्टी विच इज ओनली द फेडरल यूनिट एंड दैट आर, एक होता है कि जो सिंगल एक ही पॉलिटिकल पार्टी जो सेंट्रल में है वो होता है, और दूसरा पार्टी वो होता है जो प्रेजेंट इन ऑल द यूनिट्स ऑफ द फेडरेशन। तो इन दैट केस in the India as well as there are same country wide the party. अब यहाँ पर यहाँ भी जैसा कि in this case in India as well as there are some country wide party. अब यहाँ देश के अनुसार भी अलग अलग पार्टी होती है। ऐसा नहीं कि पूरे देश में एक ही पॉलिटिकल पार्टी होगा, ऐसा नहीं है। हर एक देश में इसके हिसाब से अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी बनाई जाती है या लोग बनाते हैं। तो इस पूरे के तहत हम एक चीज देख सकते हैं कि दिस पार्टी हैव देयर यूनिट्स इन द वेरियस स्टेट्स and by the large of the units follow the same policy program and strategy decide at the national level. तो जो नेशनल लेवल पर जो अपना पॉलिसी डिसाइड करता है, जो नेशनल लेवल पर अपना प्रोग्राम तय करता है, तो वैसे वैसे पॉलिटिकल पार्टी को हम नेशनल लेवल की पॉलिटिकल पार्टी कहते हैं। लेकिन फिर भी कुछ और चीज जानने के लिए यहाँ थोड़ा सा और डिटेल चलना होगा कि एवरी पार्टी इन द कंट्री हैज टू रजिस्टर विद द इलेक्शन कमीशन। अब होता क्या है कि कोई पॉलिटिकल पार्टी है तो कैसे है, तो उसके लिए सबसे पहले हमारे यहाँ जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, ये हर एक पार्टी, इसके अंतर्गत सभी पार्टी अपना अपना रजिस्टर कराती है। यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया विच इज एन इंडिपेंडेंट बॉडी विच इज लुक आफ्टर द ऑल फंक्शंस ऑफ रिगार्डिंग द इलेक्शन, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का इलेक्शन हो या स्टेट गवर्नमेंट का इलेक्शन। तो वो सारा का सारा वो रिगार्ड लुक आफ्टर करता है, लुक ओवर करता है, सबको देखता है और सारी का जिम्मेवारी भी उसी के पास। तो टोटल जो इलेक्शन संबंधित जो ऑल वर्क्स उसी के अंडर में होते हैं, उसी की जिम्मेवारी में होते हैं। तो उसके पास एक रजिस्टर होता है, यानी ही हैज द लिस्ट ऑफ द ऑल पॉलिटिकल पार्टी। अगर उसके यहाँ वो पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, यानी उनके रजिस्टर में नहीं है, दैट मीन्स कि ही इज नॉट अ पॉलिटिकल पार्टी। वैसे अपना संघ बना लेना अलग बात है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी होना एक अलग बात है। और पॉलिटिकल पार्टी तभी होगा जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के यहाँ रजिस्टर्ड होगा। तो व्हाइल द कमीशन ट्रीट्स ऑल इक्वल पार्टी इक्वली, हालांकि ये इलेक्शन कमीशन जो है वो सबके साथ बराबर का बिहेव करती है, सबको बराबर का ट्रीट करती है, लेकिन इट ऑफर्स द स्पेशल फैसिलिटी टू द लार्ज एंड एस्टेब्लिशमेंट पार्टी। अब ये कैसे होता है कि दिस पार्टी आर गिवन
यूनिक सिंबल ओनली द ऑफिशियल कैंडिडेट ऑफ द पार्टी कैन। अब जो बड़ी पार्टी है या जो नेशनल पार्टी है उसको क्या होता है, जो बड़ी पार्टी एस्टेब्लिश्ड पॉलिसी उसका एक सिंबल होता है, और सिंबल रिप्रेजेंट करना या सिंबल देना ये इलेक्शन कमीशन का ही काम होता है। इलेक्शन कमीशन ही सिंबल तय करती है किसका सिंबल क्या होगा, और एक पार्टी को एक बार सिंबल मिल जाती है तो जब तक वो पार्टी रहता है तब तक उसका वही सिंबल होता है। यदि स्पेशल केस में वो सिंबल बदल जाती है, नहीं तो ऐसे जनरली नहीं बदलता है। पार्टी दैट गेट द प्रिविलेजेस सम ऑफ द स्पेशल। अब यहाँ देखिए कि पार्टी क्या करता है कि पार्टी दैट गेट्स दिस स्पेशल प्रिविलेजेस फैसिलिटी टू रिकॉग्नाइज बाय द इलेक्शन कमीशन फॉर दिस पर्पस, दैट इज व्हाई कॉल्ड रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी। अब जो पॉलिटिकल पार्टी इसको फैसिलिटी माने रिकॉग्नाइज किया था इलेक्शन कमीशन का, तो उसको हम दैट इज व्हाई दिस पॉलिटिकल पार्टी आर कॉल्ड रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल। ये रिकॉग्नाइज होते हैं, ये स्पेशल होते हैं, यानी ये वहां पर नाम पर रजिस्टर्ड होते हैं। खैर फिर भी इतना चीज जानने के बाद हम इसको और भी थोड़ा सा गहराई से देखें, इसको इस तरह से हम देख सकते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी के रूप में कि ए पार्टी, अब इसको ऐसा हम इसको देख लीजिए कि ए पार्टी दैट सिक्योर at least 6% of the total vote in the election commission of legislative assembly of a state and win at least 2 seats is recognized as the state party। अब यहाँ तक क्लियर है कि a party that secure at least 6% of the total vote in the election, माने उस इलेक्शन का 6% वोट अगर जिस पार्टी को मिलता है, and secure at least 6% of the total vote in an election, उस इलेक्शन का अगर किसी भी इलेक्शन का 6% लेजिस्लेटिव असेंबली में अगर 6% उसको वोट मिलता है, कम से कम 6%, और एटलीस्ट 2 सीट्स इन द रिकॉग्नाइज्ड स्टेट, तो अगर कम से कम उसको 2 सीट्स भी मिलता है लेजिस्लेटिव असेंबली में, तो वो स्टेट पॉलिटिकल पार्टी हो सकता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तब तो फिर मुश्किल होता है। और दूसरा एक और चीज देखिए कि ये पार्टी, अगर कोई पार्टी ऐसा है कि अगर कोई पार्टी, ए पार्टी दैट सिक्योर एटलीस्ट 6% of the total vote in Lok Sabha election or assembly and in 4 seats and the win at least 4 seats of the Lok Sabha is recognized as the national party। अब यहाँ देख लीजिए दोनों में थोड़ा सा अंतर है, जो थोड़ा अंतर यहाँ क्लियर दिखाई देता है। अब इसको क्लियर हम लोग देखें। अब इसमें क्या है कि लोकसभा माने विधानसभा में कम से कम उसे 6% वोट होना चाहिए और कम से कम 2 सीट्स रिकॉग्नाइज विन होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या कर रहा है कि सिक्योर एटलीस्ट 6% ऑफ टोटल वोट ऑफ लोकसभा इलेक्शन और असेंबली इलेक्शन इन द 4 स्टेट। अब अगर नेशनल पॉलिटिकल पार्टी बनना है तो कम से कम 4 स्टेट में उसे उस वोट का 6% आना चाहिए, और साथ साथ 4 सीट्स विन एटलीस्ट 4 सीट्स इन द लोकसभा, मतलब और चार स्टेट में होना चाहिए और वहां पर उसको 4 सीट्स या एटलीस्ट 4 सीट्स इन द लोकसभा। तो लोकसभा में भी कम से कम उसको या तो 4 स्टेट में उसको सीट आ जाए या 6% वोट आ जाए, या लोकसभा इलेक्शन में उसे कम से कम 6% वोट आए या मिनिमम 4 सीट्स उसके हाथ में, माने 4 सीट्स पर वो विन कर जाए, तभी उसको हम नेशनल पॉलिटिकल पार्टी कहते हैं। तो अब यहाँ ये चीज क्लियर है कि स्टेट पॉलिटिकल पार्टी और नेशनल पॉलिटिकल पार्टी में पहला अंतर ये हो गया कि स्टेट पॉलिटिकल पार्टी को एक ही स्टेट में अगर आ जाता है तो वो स्टेट पॉलिटिकल पार्टी हो सकती है, लेकिन नेशनल पॉलिटिकल पार्टी होने के लिए कम से कम 4 स्टेट में उसे जीतना होगा या लोकसभा इलेक्शन उसे जीतना। अकॉर्डिंग टू दिस क्लासिफिकेशन देयर आर 6। अब इसके हिसाब से 6 जो है वो पॉलिटिकल पार्टी, वो मेजर यानी उसको नेशनल पॉलिटिकल पार्टी का
हालांकि ये बात पहले की है, ये जब बुक थी उस समय की है, 2006 की है। अब तो कुछ स्थिति और भी हो गई है, लेकिन हम इस बुक के हिसाब से ही चलेंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 6 पॉलिटिकल पार्टी जो है वो नेशनल पॉलिटिकल पार्टी है। अब 6 में कौन कौन है और कैसे है, इसको जरा हम अब देखना चाहेंगे कि 6 में कौन कौन सा है। अब यहाँ देखिए 6 में ये पहला है आपका नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसको हम कांग्रेस पार्टी सब कहते हैं। ये कांग्रेस पार्टी पॉपुलरली नोन एज द कांग्रेस पार्टी, जिसको हम बोलचाल में कहते हैं, वन ऑफ द ओल्डेस्ट ये है। सच कहा जाए तो ये इंडिया जब आजादी की लड़ाई लड़ रही थी तो सबसे पहला पार्टी नेशनल कांग्रेस पार्टी ही बना था, जिसको हम कांग्रेस पार्टी कहते हैं। और यही हमारा सबसे पुराना पार्टी है। इसको आईएनसी भी कहते हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस का। पॉपुलरली नोन एज द कांग्रेस पार्टी, वन ऑफ द ओल्डेस्ट पार्टी। ये फाउंडेड हुआ था 1885 में। इसको फाउंड करने के लिए एक विदेशी, जिसको ए.ओ. ह्यूम कहते हैं, उनका नाम था। वही अंग्रेज सरकार के नेतृत्व में, अंग्रेज सरकार के इच्छानुसार, अंग्रेज सरकार के ब्रिटिश गवर्नमेंट के डिजायर के हिसाब से, और यहाँ के भी लोगों का कुछ विचार था, इसलिए ए.ओ. ह्यूम ने 1885 में इस कांग्रेस पार्टी का गठन किया था। और फर्स्ट जो इसके अध्यक्ष थे वो थे डब्ल्यू.सी. बनर्जी। यदि इसको थोड़ा सा और डिटेल हम करना चाहें तो इस ढंग से कह सकते हैं कि जब 1857 का रिवोल्ट अंततः जब सक्सेस हुआ और 1858 में जब शांत हुआ, तो यहाँ के भी लोगों के मन में होने लगा था कि अगर हम लोग एकजुट होकर के लड़े होते, एक प्लेटफॉर्म पर अगर हम लोग लड़े होते, तो शायद इंडिया की आजादी मिल जाती। लेकिन यहाँ जो भी लोग 1857 की लड़ाई में लड़े, वे लोग अपना अलग अलग तरह से लड़े, अलग अलग हिसाब से लड़े, अलग अलग जगह से लड़े, और एकजुट नहीं हो पाए, एक दूसरे को कोऑपरेट नहीं कर पाए। उसमें कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन का अभाव दिखा, और यही कुछ कारण था कि यहाँ ब्रिटिश सरकार के लोग भगाने में सफलता इन्हें नहीं मिली, और अंततः ब्रिटिश सरकार इन्हें कुचल दिया। तो इसी कारण से, और उधर ब्रिटिश सरकार के भी मन में एक बात आ रही थी, ब्रिटिश सरकार भी सोच रही थी कि इनके जो अचानक इतना बड़ा रिवॉल्यूशन हुआ, अगर ये हमें पहले मालूम हुआ होता तो शायद हम इसकी तैयारी पहले से कर चुके होते। लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ था, इसीलिए ब्रिटिश सरकार भी सोच रही थी यहाँ पर एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो, जो एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो जो हमें समय से पहले हमें बता दे कि ये कुछ होने वाला है, इसके हिसाब से हम अपनी तैयारी करें। तो दोनों तरफ से एक प्लेटफॉर्म बनने की बात थी, इसीलिए यहाँ पर डब्ल्यू.ए.ओ. ह्यूम के नेतृत्व में ये बना, और 1885 में उसी को हम आईएनसी कहे। It has experience of the many play a dominant role in the Indian politics at the national and state level फॉर द सेवरल टिकेट्स। तो उस समय तो केवल एक ही पार्टी थी, तो उस जब आजादी मिली तो बहुत दिनों तक यही पार्टी, जो कई दशक तक इंडिया में नेशनल पॉलिटिकल पार्टी और स्टेट पॉलिटिकल पार्टी के रूप में भी, स्टेट लेवल पर भी और नेशनल लेवल पर यही पॉलिटिकल पार्टी चुनाव लड़ी। लेकिन इसमें खास करके अंडर द लीडरशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू, दिस पार्टी सॉट ए बुल्ट ऑफ मॉडर्न सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ इंडिया। जैसा कि इसमें जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में सॉट अ बुल्ट ऑफ मॉडर्न सेकुलर ये हुआ था, और ये चला भी था, लंबे समय तक काम भी किया था। लेकिन रूलिंग पार्टी एट सेंटर टिल 1977, तो यहाँ देख रहे हैं कि 1977 तक, या कहिए कि 1975 तक, 77 नहीं बल्कि 75 तक ही ये पार्टी सरकार में रही, और उसके बाद 2 साल तक यहाँ प्रेसिडेंट रूल रहा। तो और फिर 1977 से 1989 तक, 1980 मतलब 77 टू 1980, वह 3 साल जो रहा, उसमें एंटी कांग्रेस या नॉन कांग्रेस पार्टी रही। इसमें जनता पार्टी की सरकार बनी, और उसमें हमारे 2 प्राइम मिनिस्टर हुए, इसमें एक थे मुरारजी देसाई और दूसरे हुए चौधरी चरण सिंह, ये 2 हुए थे।
फिर 1980 में एक बार फिर से कांग्रेस आई और 1989 तक कांग्रेस रही। लेकिन 1989 के बाद आफ्टर 1989 सपोर्ट डिक्लाइन and but the continue of the presence throughout the country cutting across the social division। अब उसके बाद देख रहे हैं कि कांग्रेस का धीरे धीरे डिक्लाइन होना शुरू हुआ। हालांकि शासन में तो रहे लोग, लेकिन एक मिली जुली स्थिति रही, वो कांग्रेस की वो पहली वाली स्थिति नहीं रही। अब तो इस ढंग से कटिंग अक्रॉस द सोशल डिविजन। ए सेंट्रलिस्ट पार्टी कहते हैं कि सेंट्रलिस्ट पार्टी नाइदर rightist or leftist in the ideology orientation, the party espouses secularism and welfare and weaker section of the minority, support of the new economic reform and the human face। तो इस ढंग से देख रहे हैं कि यहाँ पर धीरे धीरे उसका सपोर्ट घटता गया और emerged a largest party with the 145 members in the Lok Sabha election held in 2004। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि दूसरी पॉलिटिकल पार्टी जो 145 मेंबर्स के साथ लोकसभा में आई थी 2004 में और करेंटली लीड द रूलिंग यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस एंड इन द कोलेशन ऑफ द गवर्नमेंट एट द सेंटर। तो वहां पर एक कांग्रेस पार्टी जो अकेला शासन चलाती थी, वो अकेले ना होकर के कई पॉलिटिकल पार्टी के नेतृत्व में, कई पॉलिटिकल पार्टी के कोलायंस में एक बना, एक गठन बना जिसको हम यूपीए यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस कहते हैं और 2014 तक यही अलायंस सरकार, यही सरकार वहां पर काम की, यानी यही अलायंस सरकार चलाई। तो इस ढंग से कांग्रेस जो पार्टी हमारा सबसे ओल्डेस्ट पार्टी थी और भारत को एक काफी मजबूत स्थिति भी दी थी, लेकिन बाद में उसके आंतरिक पॉलिसी में गड़बड़ी होने के कारण या उसके ऑर्गेनाइजेशन सही ढंग से न होने के कारण से ये स्थिति आने लगी और अंततः 2014 में जब इलेक्शन हुआ तो उसमें यूपीए के नेतृत्व में जो सरकार चल रही थी वो भी सरकार समाप्त हुई और एनडीए के नेतृत्व में, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस के नेतृत्व में एक सरकार बनी जिसमें कई पॉलिटिकल पार्टी थे, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट थे भारतीय जनता पार्टी, जिसकी चर्चा हम करने जा रहे हैं। तो अब हम देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी, जिसको हम बीजेपी भी कहते हैं, ये क्या है और इसके साथ क्या कुछ ऐसा है। तो भारतीय जनता पार्टी जो 1980 में फाउंडेड हुआ था, ठीक है, तो ये रिवाइविंग एट द अर्थवाइल भारतीय जनसंघ, ये पहले भारतीय जनसंघ के नाम से था और उसी से भारतीय जनता पार्टी के रूप में चेंज हुई। एंड वांट्स ए बुल्ट ऑफ ए स्ट्रॉन्ग मॉडर्न इंडिया, इसका जब ये भारतीय जनता पार्टी हुई तो इसका अपना सिंबल मिला जिसको हम लोटस कहते हैं, कमल छाप कहते हैं। तो इसका सबसे पहला इसका प्रोपेगेंडा ये था कि ये भारत को एक स्ट्रॉन्ग एंड मॉडर्न इंडिया बनाना चाहता था। इसकी यही सोच थी कि भारत एक स्ट्रॉन्ग एंड मॉडर्न इंडिया बने, भारत एक मॉडर्न कंट्री बने और स्ट्रॉन्ग कंट्री बने, जब बार बार दूसरे पर डिपेंड होते हैं वो स्थिति हमारी नहीं है। इसके लिए by drawing the inspiration of India ancient culture, और इसके लिए हमें अपने एंशिएंट कल्चर और उसके वैल्यू को देखना होगा। आप जैसा हिस्ट्री में ही पढ़े हुए हैं कि एंशिएंट टाइम्स में इंडिया में हिंदुत्व ही था, यानी उस समय देयर वेयर नो अदर रिलीजन आर फाउंड इन इंडिया। हम मुस्लिम की बात जब करते हैं तो इंडिया में तो आज तो बहुत सारे रिलीजन हैं, लेकिन पहले यहाँ पर एंशिएंट इंडियन कल्चर पढ़ने में मालूम होता है कि यहाँ लगभग से मेडाइवल पीरियड में यहाँ मुस्लिम लोग आए, नहीं तो यहाँ पहले हिंदू ही थे। इसलिए उनका एक अपना कल्चर, नेशनल और द हिंदुत्व इज एन इम्पोर्टेंट एलिमेंट ऑफ द कंसेप्शन ऑफ इंडियन नेशनहुड एंड पॉलिटिक्स। तो यहाँ ये हिंदुत्व को लेकर के ज्यादा, क्योंकि हिंदुत्व से मतलब इनका ये नहीं था कि केवल हिंदू ही यहाँ रहे, बल्कि यहाँ अपने प्राचीन कल्चर को, प्राचीन हम अपने वैल्यूज को पहचाने और उसके हिसाब से हम देश का आगे बढ़ाए।
wants a full territorial and political integration of the Jammu and Kashmir। और इनका यही मानना था कि अब जम्मू कश्मीर जो भारत में होकर के भारत का नहीं है, तो उसको पूरी तरह से भारत में मिलाई जाए, यानी एक स्पेशल राज्य जो उसको मिलते हैं, और 370 जो वहां पर लागू है, और 370 आर्टिकल वहां से हटाई जाए और कंप्लीट इंडिया का और स्टेट बने जैसे कि और सब स्टेट। और ये आपको बता दें कि अंततः ये 2019 में एक पार्लियामेंट में ऐसा एक बिल ला करके इन्होंने एक एक्ट बना करके और ऐसा कर ही दिया, जो कि इस बुक में नहीं, क्योंकि उस समय ये बुक नहीं छपी हुई थी। अब यह है, इतना चीज जानने के बाद हम एक दो चीज और जानेंगे कि इट्स सपोर्ट हैज बीन इंक्रीज द सब्सटेंशियली इन 1990। अर्लियर लिमिट टू द नॉर्दर्न west and the urban areas in the party expanded to the support of the south and northern of the rural area. Come to the power in 1998 and the leader of the National Democratic Alliance including, अब इसमें जो हुए कि इसके लीडर ऑफ द इंक्लूडिंग सेवरल स्टेट्स एंड रीजनल पार्टी लॉस्ट इलेक्शन इन 2004 एंड प्रिंसिपल अपोजिट पार्टी ऑफ द लोकसभा। और उसके बाद जो ये देख रहे हैं कि 2004 तक ये जो अपना सरकार में रहे, लेकिन 2004 में इनका जो एक बार फिर से लूज कर गए और ये अपोजिशन पार्टी। तो इस ढंग से हम देख रहे हैं कि 1989 के बाद कांग्रेस का धीरे धीरे यहाँ वर्चस्व खत्म होता था और यहाँ पर दूसरे अलायंस की सरकार बनने लगी। फिर उसके बाद यहाँ 1989 मतलब फिर यहाँ पर एनडीए की सरकार बनी जिसमें कई पॉलिटिकल पार्टी मिले, और फिर 2004 में एक बार फिर से यूपीए की सरकार बनी, लेकिन कांग्रेस अकेला बहुमत में नहीं आया, यानी कांग्रेस का एक तरह की डिवैल्यूएशन या डेक्लाइन होता चला गया। आज भी कांग्रेस यूपीए के तहत ये काम करती है, लेकिन अपना उसका वर्चस्व नहीं होता है। तीसरा है बहुजन समाज पार्टी। ये भी अपने आप में एक बड़ी इंपॉर्टेंट पार्टी है, जिसको हम बीएसपी कहते हैं। ये 1984 में ये हमारे उस समय के एक नेता थे जिनका नाम था काशीराम, तो 1984 में इन्होंने इस पार्टी का फाउंडेशन किया था और उसमें उनके साथ एक और थे जिसको मायावती कहते, तो दोनों मिलकर के इन्होंने बहुजन समाज पार्टी बीएसपी का फॉर्मेशन किया था। Seek to the represent of the secular power and the बहुजन समाज पार्टी which include the दलित आदिवासी। इन्होंने अपने पार्टी में विशेष करके उस दलित समाज के दबे कुचले वर्गों को उत्थान के लिए इन्होंने अपनी पार्टी बनाई, और इन्होंने खास करके जो दलित थे, आदिवासी थे, ओबीसी थे एंड जो रिलीजियस माइनॉरिटीज थे, जो अल्पसंख्यक जो थे, उन लोगों को इन्होंने ध्यान में रखा और ड्रॉज द इंस्पायरेशन from an idea and teaching of the Sahu Maharaj, Mahatma Phule, Pariyar and Ramaswamy Nayakar and बाबा साहब अम्बेडकर। तो इन्होंने अपने सिद्धांत में इस खास लोगों को इंस्पायरेशन रखा। जैसे इसमें बहुत लोग जैसे कि इन्होंने अपने सिद्धांत में अपने पार्टी में साहू महाराज, महात्मा फूले, परियार रामास्वामी नायकर और बाबा साहब अम्बेडकर, इन लोगों के इंस्पायरेशन को, इन लोगों के जो विचार था, इनके विचार के तले इन्होंने बहुजन समाज पार्टी का निर्माण किया और स्टैंड फॉर ए कॉज ऑफ द सिक्योरिंग इंटरेस्ट एंड वेलफेयर ऑफ द दलित। इन्होंने वेलफेयर, दलित के वेलफेयर और उनके रुचि को ध्यान में रखते हुए इस पार्टी की नींव रखी और इट हैज इट्स मेन बेस ऑफ द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, substantially presence in the neighboring state like Madhya Pradesh, Chhattisgarh and Uttarakhand। दिल्ली एंड पंजाब में भी इस पार्टी की बहुमत या इस पार्टी की देखी जाती है। तो इस ढंग से ये नेशनल पार्टी के रूप में आई एंड in different time in Lok Sabha election 2004 में is polled about the 5% vote of the 19 seats in the Lok Sabha। इस ढंग से 19 सीट्स लोकसभा में इन्होंने अर्जित किया। इस ढंग से ये पार्टी काफी विकास किया था। अब हम चलते हैं जरा कम्युनिस्ट पार्टी की ओर, कम्युनिस्ट पार्टी की क्या स्थिति है और कम्युनिस्ट पार्टी की क्या बात है। तो इसके बारे में थोड़ा सा देखें। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ये कहा जाए तो इट इज मतलब ये भी इंडिया की ओल्ड
सेकंड ओल्डेस्ट पार्टी इसको कह सकते हैं। ये इंडिया में, हालांकि कम्युनिज्म का तो शुरुआत बहुत पहले ही हुआ था, लेकिन यहाँ पर फाउंडेड इन 1964, बिलीव द मार्क्सिज्म एंड लेनिज्म। तो ये खास करके मार्क्स और लेनिन के विचार को ये ज्यादा ये प्रोत्साहन देते हैं। इनका यह है कि अपने मार्क्स और लेनिन के विचारों के सपोर्ट में भारत को सोशलिज्म एंड सेक्युलरिज्म एंड डेमोक्रेसी ये की बात करते हैं। ये खास करके ये करते हैं, सोशलिज्म एंड सेक्युलरिज्म एंड डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते हैं, और इंपीरियलिज्म को ये दूर भगाने के बाद उसका अपोज किया जाता है। इस पार्टी में हमेशा से ये मार्क्सिज्म और लेनिनवाद की इन्होंने सपोर्ट किया, उस सब विश्वास किया। सोशलिज्म, समाजवाद, इनका कहना था कि जो कैपिटलिस्ट लोग हैं, जो समाज को एक्सप्लॉइट करते हैं, वैसे लोगों को समाज में कोई स्थान नहीं होना चाहिए। They always oppose the capitalist and capitalism. They always oppose the imperialism. There are some few peoples in the society who has gained the all maximum resources of the society and they exploit the major part of the society. तो वैसे एक्सप्लॉटेशन के विरोध में इन्होंने अपना कदम उठाया था, और इन्होंने अपोज किया इंपीरियलिज्म का एंड कम्युनलिज्म का, संप्रदायवाद का। एक्सेप्ट डेमोक्रेसी इलेक्शन यूजफुल टू मीन फॉर द सेक्यूरिंग ऑब्जेक्टिव ऑफ द सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस इन इंडिया। तो इन्होंने कई तरह के, जैसे कि इन्होंने इंडिया में सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस की बात ये हमेशा किया करते हैं। इंजॉय स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ऑफ द वेस्ट बंगाल। तो इनका सबसे बड़ा सपोर्ट मिला वेस्ट बंगाल में, केरला में एंड त्रिपुरा में। स्पेशली द पुअर फैक्ट्री वर्कर्स, ये तीनों जगह इंडस्ट्रियलिज्म ज्यादा था और वहां के पुअर वर्कर्स का इन्हें बहुत अच्छा सपोर्ट मिला। साथ साथ फार्मर्स, एग्रीकल्चरल लेबर्स एंड इंटेलेक्चुअल, ऐसे लोग इनको सपोर्ट किए और इस ढंग से इनका एक अच्छा सा ये पहचान बना। साथ साथ ही हैज बीन पावर इन द वेस्ट बंगाल विदाउट ब्रेक 30 इयर्स, और इसी के बदौलत इन्होंने वेस्ट बंगाल में 30 इयर्स तक शासन किया। इन 2004 इलेक्शन ही वोन अबाउट 6% ऑफ द वोट एंड 43 सीट्स इन द लोकसभा। तो 43 सीट्स इन लोकसभा एक अपने आप में बहुत मायने रखता है। इस ढंग से ये भी एक नेशनल पॉलिटिकल पार्टी बनी। And currently support of the UPA government from the outside without joining the government। और ये अभी भी ये हमारे यूपीए अलायंस को सपोर्ट करता है, लेकिन सरकार में आकर सपोर्ट नहीं करता है, बल्कि आउटसाइड से सपोर्ट करता है। ये हुए। अब अगला इसमें है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। अब वो हम देख रहे थे कम्युनिस्ट पार्टी में, ये था हमारा कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, इस मार्क्सिज्म था, CPIM, यहाँ है CPI। अब ये दोनों में क्या अंतर है, या CPI के हम देखें और CPIM के देखें। तो यहाँ CPI के देखिए, ये CPI में क्या है कि अब CPI पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ये जो है यह भी अपने आप में बहुत ही अच्छी पार्टी मानी जाती है। ये बिलीव इन द मार्क्सिज्म, the Marx, ये believe in the Marxism alienation and secularism democracy, opposed to the force of successionism and communalism। अब यहाँ इसमें क्या है कि it support the parliamentary democracy, mean the promoting of the interest of working class and poor। Became it a weak of the split party in 1964, that is the formation of CPIM, significance of the presence of the Kerala, West Bengal एंड पंजाब, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ये सब जगह CPI की ज्यादा ये हुआ। लेकिन सपोर्ट बेस एंड द ग्रेजुअली डिक्लाइन ओवर द इयर्स। इट सिक्योर्ड अबाउट द 1.4% ऑफ द वोट ऑफ 10 सीट्स इन द लोकसभा 2004। तो ये लोकसभा, हालांकि इसको 6% वोट तो नहीं मिला, इट सिक्योर अबाउट 1.4% वोट, लेकिन इसको 10 सीट लोकसभा 2004 के लोकसभा में से मिला, इसलिए भी एक नेशनल पॉलिटिकल पार्टी बन गया। And लोकसभा इलेक्शन, advocates are coming together, the all left parties
built a strong left front and currently it support the UPA गवर्नमेंट फ्रॉम आउटसाइड। आज भी ये यूपीए गवर्नमेंट को बाहर से सपोर्ट करती है। और एक और भी हम देख लें जिसमें एक नेशनल कांग्रेस पार्टी एनसीपी। एनसीपी पार्टी क्या है, इसकी क्या ये है, एनसीपी की आज हम जरा बात करेंगे कि नेशनल कांग्रेस पार्टी, ये पार्टी क्या है अपने आप में, तो ये भी पार्टी ये फॉर्म 1919 में हुआ था, स्प्लाइट ऑन द कांग्रेस पार्टी। ये कांग्रेस पार्टी की तरह ही यह भी स्प्लाइट किया था, यह भी अपने अस्तित्व में आया था। और formed in the 1919 a split of the Congress Party espouses democracy, गांधीयन सेकुलरिज्म। अब यहाँ एक चीज देखिए, गांधीयन सेकुलरिज्म, इक्वालिटी, सोशल जस्टिस एंड फेडरलिज्म, इसका ये मेन मोटिव। गांधीयन सेकुलरिज्म, गांधी जी सेकुलर की बात करते थे, उस सेकुलरिज्म को ये सपोर्ट करता है, इक्वालिटी की बात करता है, सोशल जस्टिस की बात करता है एंड फेडरलिज्म मींस की संघवाद की बात करता है, ये फेडरल गवर्नमेंट की बात करता है। wants that a high offices of the government be confined to the natural born citizens of the country। इसमें एक और है कि a major party of the Maharashtra has a significant presence in the मेघालय। अब इसकी देखिए कि ये मेजर पार्टी के रूप में ये कहाँ कहाँ, तो महाराष्ट्र में, मेघालय में, मणिपुर एंड असम यहाँ पर है। एक कोलिजन पार्टनर ऑफ द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र अलायंस विद द कांग्रेस इन 2004। अब नाउ ये अभी भी ये यूपीए का अलायंस है, यूपीए का ये सपोर्ट करता है। अभी सरकार में, महाराष्ट्र में तो यहाँ सरकार में है। तो इस जंग से हम देख रहे हैं कि ये 6 जो है हमारी नेशनल पॉलिटिकल पार्टी है, उसके बाद जो है वो सब स्टेट पॉलिटिकल पार्टी है। तो ये स्टेट पॉलिटिकल पार्टी की चर्चा हम फिर अगले वीडियो में करेंगे और फिर आपको बताएंगे कि सबके बावजूद अपने, अब यहाँ पर इस मैप में भी आप देख सकते हैं कि रीजनल पॉलिटिकल पार्टी में कहाँ पर किस पॉलिटिकल पार्टी की ज्यादा वर्चस्व है। तो इस ढंग से हम देख रहे हैं कि अलग अलग देश, अलग राज्य में जहां तक बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी है, तो हम स्टेट पॉलिटिकल पार्टी की अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक इसी के साथ आपसे थैंक यू और फिर हम